हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल क्लास 10th का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, और पहला चैप्टर का आज दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम संसाधन और संसाधन के प्रकार जैसे कि उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर पढ़ चुके थे, और आज इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार से पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो पहला है संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, और इसमें सबसे पहला है हिमालयी क्षेत्र का खनिज। हिमालयी क्षेत्र का खनिज का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये खनिज इतने गहराई में है कि इसको उत्खनन करना दुर्गम है और बहुत ज्यादा कॉस्टली है। दूसरा है राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात में जितने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं उस हिसाब से अभी तक विकास नहीं किया गया है। अब विकास नहीं किया गया है क्योंकि उस प्रकार का तकनीक हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन की अगर हम बात करें तो वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित है, और तकनीक कौशल के आधार पर अभी वर्तमान में हम लोग उपयोग किए जा रहे हैं, वैसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं कोयला। कोयला की अगर बात करें तो कोयला जो कि विभिन्न प्रकार के कल कारखाने, फैक्ट्रियों में, या जो है विद्युत निर्माण में इसका अभी हम उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जिसका वर्तमान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जल विद्युत की बात करें तो वर्तमान में नदियों पर जो है बांध बनाकर वहां से हम लोग जल उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद में वन एवं वन्य जीव की बात करें तो वन से तो हम बहुत सारे चीज जैसे कि लकड़ी, फल, विभिन्न प्रकार के औषधि, दवा, ये सब जो है अभी तक हम उपयोग कर रहे हैं। खनिज और धात्विक अयस्क की बात करें तो इसके अंतर्गत भी आते हैं, जैसे कि लोहा आ जाते हैं, एल्युमिनियम आ जाते हैं, और आधारभूत संरचना वाले जो है इसमें जो है संसाधन आ जाते हैं, जिसका उपयोग अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये जो संसाधन जो है विकसित संसाधन कहलाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, लेकिन उसका उपयोग हेतु हमारे पास उच्च तकनीक का अभाव है, इसलिए उसे भंडार संसाधन के रूप में ही अभी देखा जाता है। और उसके अंतर्गत आएंगे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक। इनमें बहुत ज्यादा असीम क्षमता में इसमें एनर्जी विद्यमान है, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए, इस संसाधन को उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक का अभाव है। उस प्रकार का तकनीक का हम डेवलप ही नहीं कर पाए हैं कि इस संसाधन को हम उपयोग कर पाए, तो इसलिए ये संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। आइए चौथा संसाधन की बात करें तो चौथा संसाधन है संचित कोष संसाधन। वे संसाधन जो उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के आधार पर उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं शुरू हुआ है? तो उसका उपयोग हम लोग शुरू इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि भविष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाली पीढ़ी उस संसाधन को उपयोग करे, इसलिए उसको अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं और उसको संचित कर दिए हैं। इसलिए इस संसाधन को हम संचित कोष संसाधन कहते हैं, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। और इसके अंतर्गत बांधों में जमा जल, जो भविष्य में विद्युत उत्पादन करने के लिए, वन और खनिज, ये सब जो है शामिल है। आइए अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है, और वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। क्यों चुनौती बनकर खड़ा है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और खासकर अपने देश भारत की बात करें तो ये तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, और समय के अनुसार जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन संसाधन में कमी हो रही है। इसलिए वह भावी पीढ़ी यानी कि अगली पीढ़ी भी संसाधन का उपयोग कर सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए? विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा संसाधन को, और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो संसाधन नियोजन
किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है और खासकर भारत के लिए तो संसाधन नियोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्व की अपेक्षा अपने देश में सर्वाधिक जनसंख्या है और इसके उपरांत अपने देश में सभी जगह पर संसाधन का वितरण एक जैसा नहीं है, संसाधन का वितरण असमान है। अगर हम बहुत सारे राज्य की बात करें तो बहुत सारे राज्य संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन वही दूसरी ओर बहुत सारे राज्य संसाधन की दृष्टि से मतलब गरीब है, विपन्न है। कुछ राष्ट्र तो ऐसे हैं, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रकार का संसाधन ही बहुत मात्रा में है, लेकिन वही दूसरी प्रकार के संसाधन में बिल्कुल गरीब है। इसलिए अपने देश भारत में जो है संसाधन नियोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। समझ गए? संसाधन नियोजन क्या है? तो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है और अपने देश भारत में सभी जगह संसाधन का वितरण एक समान नहीं है। उसके लिए हम 4-5 स्टेट को यहाँ पर जिक्र किया है, जैसे कि बुक में किया है, ठीक है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो जो झारखंड राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य में जो है खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार में है, ठीक है। खनिज एवं कोयला प्रचुर भंडार है इन तीनों राज्यों में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे संसाधन की वहाँ पर कमी है, जैसे कि वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इन सभी की कमी है। वहाँ सिंचाई जो है, सिंचाई के लिए उपयुक्त जल है, लेकिन फिर भी तकनीक के अभाव में जो है वहाँ पर मानसून पर लोग जो है आधारित रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है जो क्या बोलते हैं, ये जो आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़क, रेलवे, इस सब का भी विकास अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि उन राज्यों में, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है उन राज्यों में खनिज और कोयला को जो है उत्खनन करने के लिए किसी और राज्य के तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए वो राज्य जो है, ये राज्य जो है खनिज और कोयला के प्रचुर भंडार के अलावा जो है और सारे संसाधन में कितने पिछड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला राज्य है बिहार। अपना बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मात्र 2 खनिज में ही ये बिहार धनी है। चूना पत्थर जिससे कि सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है और दूसरा जो है पाइराइट। 2 ही ऐसे खनिज है जिसमें बिहार धनी है, अथवा इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसमें कि बिहार गरीब है, अर्थात यहाँ पे उन संसाधनों की कमी है, जैसे कि और खनिज संसाधन, जैसे कि अपने यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, इस सब की कमी है। कमी क्या, अपने यहाँ कोयला पेट्रोलियम नहीं है, न के बराबर है। तो ये खनिज संसाधन में हम लोग क्या है, गरीब है। और खनिज संसाधन यदि कोयला नहीं होगा तो फिर बिजली का उत्पादन कहाँ से होगा। यहाँ तक कि हमारे राज्यों में जितना बिजली चाहिए, हम लोगों को जितना चाहिए ना, वो खुद हम लोग राज्य उत्पादन नहीं कर पाते, किसी और से बिजली लेते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा संसाधन में भी हम लोग क्या है, गरीब है। उसके बाद में वन संसाधन में भी हम लोग गरीब है, वन संसाधन की कमी है अपने बिहार में। एक किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में अगर संतुलित वातावरण, संतुलित पर्यावरण चाहिए तो उस क्षेत्र के 33% भूभाग में वन होना चाहिए। लेकिन आपको पता है अपने बिहार में मात्र 7% भूभाग पर ही वन है, जो कि वन संसाधन में हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। उसके बाद में औद्योगिक कच्चा माल की भी यहाँ पर कमी है और औद्योगिक कच्चा माल की कमी होने के कारण ही अपने बिहार में कल कारखाना फैक्ट्रीज नहीं लगती है। और इसका सबसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि कपड़ा का जो फैक्ट्री जो है कपास पे डिपेंड होता है और कपास काली मिट्टी पे उपजाई जाती है और अपने यहाँ तो काली मिट्टी है नहीं, अपने यहाँ तो जलोढ़ मिट्टी है, तो अपने यहाँ तो कपास तैयार नहीं होंगे और जब कपास तैयार नहीं होंगे तो फिर कहाँ से कल कारखाना फैक्ट्री बैठेंगे कपड़े के। उसी प्रकार से अपने यहाँ औद्योगिक कच्चा माल की कमी है, जिसके कारण कल कारखाना फैक्ट्री भी अपने उतना नहीं है। उसके बाद में आधारभूत ढांचा की बात करें तो आधारभूत ढांचा जैसे कि रेलवे का विकास हो गया, सड़क का विकास हुआ, इस समय भी अभी हम लोग अभी पिछड़े हैं, इनकी अभी कमी है। और कुशल मानव संसाधन में कुशल मानव संसाधन की बात करें तो हम लोग यहाँ इस मामले में बहुत पिछड़े हैं। और कुशल मानव संसाधन में हम लोग पिछड़े हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन जो है वो है शिक्षा। अपने यहाँ जो शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पर कुशल मानव संसाधन में हम लोग क्या है, कमी है, ठीक है। उसी प्रकार है। और अगला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जितना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उस हिसाब से जो है वहाँ जो है विकास नहीं हो पाया किसी कारणवश से, लेकिन विकास नहीं हो पाया।
अगला राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। राजस्थान में ये जो सौर ऊर्जा है और ये जो पवन ऊर्जा, ये दोनों की बहुत प्रचुरता है, लेकिन सबको ही जानता है कि यह राज्य में, इस राज्य में जल संसाधन की बहुत कमी है। ठीक है, जल संसाधन के मामले में क्या है, ये राज्य जो है निर्धन है। अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य लद्दाख है, और लद्दाख की बात करिए तो सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन ये राज्य जो है जल के मामले में, खनिज के मामले में और मौलिक संरचना के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये 6-7 राज्यों को हम जिक्र किए हैं, जैसे कि आपकी किताब में जिक्र किया गया है कि बहुत सारे ऐसे संसाधन में इन लोगों, बहुत सारे कुछ संसाधन इन लोगों के पास है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन बहुत सारे संसाधन में ये लोग क्या है, गरीब है। इसी प्रकार अपने देश में जितने भी स्टेट है वैसे ही सबका यही हाल है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, संसाधन अगर नियोजन करना है ना, तो फिर इसके लिए तो अपने देश में किसी भी राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों को जो है सहयोग करना पड़ेगा, और सहयोग करने के लिए चीज़ों को समझे, संसाधन का नियोजन करने, उसके लिए तो सबसे पहले बात शिक्षित होना पड़ेगा। मतलब अगर शिक्षित ना होंगे तो फिर संसाधन नियोजन नहीं हो पाएगा। और संसाधन नियोजन के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हर एक नागरिक जिम्मेदार है, और सारे नागरिक का कर्तव्य भी है कि संसाधन का नियोजन करें। तो इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा, सबसे पहली बात यही है। लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए संसाधन को नियोजन कर सकते हैं, जैसे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में पहले करेंगे क्या कि संसाधन की पहचान करेंगे, संसाधन की पहचान करेंगे, और संसाधन की पहचान करने के बाद उसका सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, कि आखिर किस प्रकार का संसाधन है, सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने के उपरांत उसका मानचित्र तैयार करेंगे कि आखिर किसी राज्य में अगर संसाधन है तो उस राज्य में किस किस हिस्से में संसाधन है, उसका मानचित्र तैयार करेंगे। उसके बाद जो है कोई भी संसाधन है उसका गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से जो है उसका आकलन करेंगे कि आखिर कोई भी संसाधन है तो उसका क्वालिटी है भी या नहीं है। ना तो ऐसा ना हो कि संसाधन यहाँ पर है, अब गुणात्मक मात्रात्मक रूप से हम उसका परीक्षण ही नहीं किए, करोड़ों का यहाँ पर फैक्ट्री से बैठा दिए और पता चले यहाँ से खोदे तो पता चले कि लाख रुपए का ही संसाधन निकले, तो फिर वो भी गलत है, वो भी नुकसान ही होगा। इसलिए मानचित्र तैयार करना, संसाधनों के गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से उसका आकलन करना। अगला पॉइंट है कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, उच्च टेक्नोलॉजी जितना है और कौशल, स्किल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।